हेलो दोस्तों, डेली प्रैक्टिस अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह अंग्रेजी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। चलिए देखा जाए कैसी है आपकी तैयारी। आपका जितना भी क्वेश्चन सही होगा कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके 25 में कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड नेस्ट ऑफ सिंगिंग वर्ड्स। कह रहा है कि इनमें से कौन इंग्लिश लिटरेचर में कौन सा काल जो है नेस्ट ऑफ सिंगिंग वर्ड्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है चौसर्स एज, ऑप्शन बी कह रहा है एलिजाबेथन एज, और ऑप्शन सी कह रहा है विक्टोरियन एज, और ऑप्शन डी कह रहा है रोमांटिक एज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। एलिजाबेथन एज को नेस्ट ऑफ सिंगिंग वर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। हु इंट्रोड्यूस्ड सोनेट इन इंग्लैंड। कह रहा है कि इंग्लैंड में सोनेट से किसने परिचित कराया इंग्लैंड को। ऑप्शन ए कह रहा है सर थॉमस वाट, ऑप्शन बी कह रहा है हेनरी हावर्ड, ऑप्शन सी कह रहा है बोथ यानी ए और बी, सर थॉमस वाट और हेनरी हावर्ड, और ऑप्शन डी कह रहा है नॉन ऑफ डीज। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। इंग्लैंड में जो सोनेट को इंट्रोड्यूस कराने का काम किया था सर थॉमस वाट और हेनरी हावर्ड दोनों ने मिल के किया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। विच वन वाज मिल्टन्स फेवराइट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा मिल्टन का फेवराइट है। ऑप्शन ए कह रहा है पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन बी कह रहा है सैमसन एगोनिस्ट्स, और ऑप्शन सी कह रहा है पैराडाइज रीजेंट, और ऑप्शन डी कह रहा है नॉन ऑफ डीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें जो मिल्टन्स का फेवराइट है वह है ऑप्शन ए पैराडाइज लॉस्ट। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। कह रहा है कि मिल्टन किस उम्र में ब्लाइंड यानी अंधे हो गए। ऑप्शन ए कह रहा है 46, जब उनका उम्र था 46 उस समय हुए थे, ऑप्शन बी कह रहा है 44, और ऑप्शन सी कह रहा है 47, और ऑप्शन डी कह रहा है 48। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। 44 वर्ष की उम्र में मिल्टन जो थे ब्लाइंड यानी अंधे हो गए, और वह हुए थे 1651 में। 1651 में जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो गए थे 44 वर्ष की उम्र में। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कॉन्सिस्ट ऑफ बुक्स। कह रहा है कि जो मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है वो कितने बुक यानी किताबों में इसको लिखा गया है। ऑप्शन ए कह रहा है 12, ऑप्शन बी कह रहा है कि 10, ऑप्शन सी कह रहा है 14, और ऑप्शन डी कह रहा है 13। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। जो पैराडाइज लॉस्ट कॉन्सिस्ट हुआ है टोटल 12 बुक्स में कॉन्सिस्ट हुआ है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। हु हैड रिटेन इंट्रोडक्शन टू गीतांजलि बाय टैगोर। ऑप्शन ए कह रहा है W.B. ईट्स, और ऑप्शन बी कह रहा है एजरा पाउंड, ऑप्शन सी कह रहा है T.S. इलियट, और ऑप्शन डी कह रहा है I.A. रिचर्ड्स। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। W.B. ईट्स ने गीतांजलि बाय टैगोर को इंट्रोड्यूस किया था। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन वाज जॉन गल्सवर्थी अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। जॉन गल्सवर्थी नोबेल प्राइज से कब पुरस्कृत हुए थे। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1933, ऑप्शन बी कह रहा है 1934, ऑप्शन सी कह रहा है 1930, और ऑप्शन डी कह रहा है 1932। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी। जो जॉन गल्सवर्थी थे 1932 में नोबेल प्राइज से अवार्डेड हुए थे। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। द फर्स्ट सक्सेसफुल नावल ऑफ जॉन गल्सवर्थी वाज। कह रहा है कि जॉन गल्सवर्थी का पहला सफलतम नावल कौन सा था। ऑप्शन ए कह रहा है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी,
ऑप्शन बी कह रहा है फ्रेटर्निटी और ऑप्शन सी कह रहा है सिल्वर बॉक्स और ऑप्शन डी कह रहा है स्ट्राइप। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। जॉन गल्सवर्थी का जो फर्स्ट सक्सेसफुल नावल था वह था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द ओल्ड मैन एंड द सी इज अ नावल रिटन बाय। कह रहा है कि द ओल्ड मैन एंड द सी नावल किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए कह रहा है मार्क ट्वेन ने और ऑप्शन बी कह रहा है विलियम फॉल्कर ने, ऑप्शन सी कह रहा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने और ऑप्शन डी कह रहा है मुल्क राज आनंद ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने द ओल्ड मैन एंड द सी नामक नावल लिखा था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हु रोट द ऑटोबायोग्राफिकल पोयम द प्रील्यूड। कह रहा है कि ऑटोबायोग्राफिकल जो पोयम था द प्रील्यूड किसने लिखा था? ऑप्शन ए कह रहा है मिल्टन ने, ऑप्शन बी कह रहा है अर्नोल्ड, ऑप्शन सी कह रहा है टेनिसन और ऑप्शन डी कह रहा है गल्सवर्थे। तो दोस्तों द प्रील्यूड नामक जो ऑटोबायोग्राफिकल पोयम था उसको लिखा था गल्सवर्थी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हु रोट द पोयम एंडेमियन। ऑप्शन ए कह रहा है कि सेली, ऑप्शन बी कह रहा है जॉन किट्स और ऑप्शन सी कह रहा है टेनिसन और ऑप्शन डी कह रहा है गल्सवर्थी। तो दोस्तों एंडेमियन नामक जो पोयम है उसको इसमें से किसने लिखा था? तो उसका सही आंसर जो होगा वह होगा जॉन किट्स। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हु सैड किट्स वाज अ ग्रीक। कह रहा है कि किसने कहा कि जो जॉन किट्स थे ग्रीक थे? ऑप्शन ए कह रहा है सेली ने, ऑप्शन बी कह रहा है वर्ड्सवर्थ और ऑप्शन सी कह रहा है लैम्ब और ऑप्शन डी कह रहा है गल्सवर्थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, पीबी शेल्ली ने कहा था किट्स वाज अ ग्रीक। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। थॉमस हार्डी वाज। कह रहा है थॉमस हार्डी वाज यानी थॉमस हार्डी थे एन ऑप्टिमिस्ट। ऑप्शन ए कह रहा है एन ऑप्टिमिस्ट, ऑप्शन बी कह रहा है अ पेसिमिस्ट और ऑप्शन सी कह रहा है एन एक्सिस्टेंटियलिस्ट और ऑप्शन डी कह रहा है नॉन ऑफ डीज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, थॉमस हार्डी एक पेसिमिस्ट थे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। टी.एस. एलियट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ। कह रहा है कि टी.एस. एलियट ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि वो क्या थे? ऑप्शन ए कह रहा है रोमांटिस्ट थे, ऑप्शन बी कह रहा है ड्रामाटिस्ट थे, ऑप्शन सी कह रहा है पेंटर थे और ऑप्शन डी कह रहा है कैथोलिक। तो दोस्तों जो टी.एस. एलियट ने डिक्लेयर किया था स्वयं को, उन्होंने कहा था कि मैं एक कैथोलिक हूँ। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द कलेक्शन ऑफ सोनेट्स ऑफ स्पेंसर। कह रहा है कि जो स्पेंसर के सोनेट्स के जो कलेक्शन थे उसका टाइटल क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है एमोरेटी, ऑप्शन बी कह रहा है फ्रायर, ऑप्शन सी कह रहा है द ओल्ड वाइफ्स और ऑप्शन डी कह रहा है पोन लोप। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, स्पेंसर के जो सोनेट्स थे उसका टाइटल एमोरेटी था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हु वाज द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड सोनेटियर ऑफ द एलिजाबेथन एज। ऑप्शन ए कह रहा है शेक्सपियर, ऑप्शन बी कह रहा है थॉमस वाट, ऑप्शन सी कह रहा है फिलिप सिडनी और ऑप्शन डी कह रहा है हेनरी हावर्ड। तो दोस्तों जो एलिजाबेथन का जो काल था, जो समय था, उस समय जो फर्स्ट रिकॉग्नाइज किया गया था सोनेटियर को, उसे किया गया था ऑप्शन सी फिलिप सिडनी को। जो फर्स्ट रिकॉग्नाइज सोनेटियर एलिजाबेथन के समय इनको रिकॉग्नाइज किया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। व्हेन सोनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। कह रहा है कि सोनेट को इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन ए कह रहा है अर्ली 15th सेंचुरी, ऑप्शन बी कह रहा है लेट 15th सेंचुरी
और ऑप्शन सी कह रहा है अर्ली 16th सेंचुरी और ऑप्शन डी कह रहा है लेट 16th सेंचुरी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। 16वीं सदी के शुरुआत में ही इंग्लैंड को सोनेट से इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। इन विच ईयर पैराडाइज रीजेंट वाज पब्लिश्ड। कह रहा है पैराडाइज रीजेंट कब पब्लिश हुआ था, इनमें से किस साल में। तो दोस्तों इसको लिखा था जॉन मिल्टन ने पैराडाइज रीजेंट को। जब पैराडाइज लॉस्ट काफ़ी फेमस हुआ था उसके बाद से पैराडाइज लॉस्ट का ही नेक्स्ट पार्ट जॉन मिल्टन ने लिखा था पैराडाइज रीजेंट। और कह रहा है कि यह इसमें से किस वर्ष पब्लिश हुआ था। तो ऑप्शन ए कह रहा है 1670 और ऑप्शन बी कह रहा है 1671 और ऑप्शन सी कह रहा है 1672 और ऑप्शन डी कह रहा है 1673। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। जो पैराडाइज रीजेंट पब्लिश हुआ था वह 1671 1671 में पब्लिश हुआ था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। व्हेन रेस्टोरेशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड। कब रेस्टोरेशन इंग्लैंड में अपना स्थान बना चुके थे या फिर ले लिए थे। ऑप्शन ए कह रहा है 1630, ऑप्शन बी कह रहा है 1640 और ऑप्शन बी कह रहा है 1640 और ऑप्शन सी कह रहा है 1650 और ऑप्शन डी कह रहा है 1660। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी 1660। 1660 में रेस्टोरेशन इंग्लैंड में अपना स्थान बना चुके थे, यानी रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज न्यू क्लासिकल। कह रहा है कि न्यू क्लासिकल क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है द रिवाइवल ऑफ मॉडर्न एज, ऑप्शन बी कह रहा है रिवाइवल ऑफ एलिजाबेथन एज, ऑप्शन सी कह रहा है रिवाइवल ऑफ मिडल एज, ऑप्शन डी कह रहा है रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एज। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। जो न्यू क्लासिकल था यह रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एज था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। हु इज ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ ड्यूरिंग द बिगिनिंग फेज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म। कह रहा है कि न्यू क्लासिसिज्म का जो स्टार्टिंग समय था, जो पीरियड था, उस समय इनमें से कौन सबसे फेमस यानी ग्रेटेस्ट महान थे। ऑप्शन ए कह रहा है जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी कह रहा है जॉन बनियन, ऑप्शन सी कह रहा है जॉन कीट्स, ऑप्शन डी कह रहा है पीबी शेल्ली। तो दोस्तों जो न्यू क्लासिसिज्म का जो स्टार्टिंग पीरियड था तो उस समय जो सबसे ग्रेटेस्ट पोएट थे वे थे जॉन मिल्टन। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए जॉन मिल्टन। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हु रिजेक्टेड एलिजाबेथन ट्रेंड्स। कह रहा है कि कौन से राइटर थे जो एलिजाबेथन ट्रेंड्स को रिजेक्ट कर दिए थे। ऑप्शन ए कह रहा है रोमांटिक राइटर्स, ऑप्शन बी कह रहा है न्यू क्लासिकल राइटर्स और ऑप्शन सी कह रहा है विक्टोरियन राइटर्स और ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो न्यू क्लासिकल राइटर्स थे उन्होंने एलिजाबेथन ट्रेंड्स को रिजेक्ट कर दिया था। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विच एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टेनिसन बिलोंग। कह रहा है कि किस एज से टेनिसन बिलोंग यानी संबंधित हैं। ऑप्शन ए कह रहा है रोमांटिक एज, ऑप्शन बी कह रहा है न्यू क्लासिकल एज, ऑप्शन सी कह रहा है विक्टोरियन एज और ऑप्शन डी कह रहा है नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा विक्टोरियन एज। जो टेनिसन थे विक्टोरियन एज से बिलोंग रखते थे। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जीबी शॉ इज पॉपुलरली नोन एज अ। ऑप्शन ए कह रहा है कि पोएट, ऑप्शन बी कह रहा है नॉवेलिस्ट, ऑप्शन सी कह रहा है ड्रामाटिस्ट और ऑप्शन डी कह रहा है प्रोज राइटर। कह रहा है
तो दोस्तों हमारा प्रश्न कह रहा है जीवी शाह इज पॉपुलरली नोन एज, कह रहा है जीवी शाह जाने जाते हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं, कवि के लिए हैं, ऑप्शन बी कह रहा है नॉवेलिस्ट के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है ड्रामाटिस्ट के लिए है, और ऑप्शन डी कह रहा है प्रोज राइटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जीवी शाह ड्रामाटिस्ट के लिए काफ़ी पॉपुलर है, यानी वो इसी के ड्रामाटिस्ट के लिए जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इन विच ईयर द प्ले द स्किन गेम पब्लिश, कह रहा है कि इनमें से किस वर्ष स्किन गेम पब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1917, ऑप्शन बी कह रहा है 1918, ऑप्शन सी कह रहा है 1919 और ऑप्शन डी कह रहा है 1920। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1920। 1920 में द स्किन गेम नामक जो प्ले था वो पब्लिश हुआ था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, जिससे हमारी अगली प्रैक्टिस सेट आपके तक आसानी से पहुंच सके।